यहां कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। A vector function, a vector function r is equals to this is continuous at t is equals to t naught. t naught का मतलब है t की कोई भी वैल्यू गिवन हो। If following conditions are satisfied, t is equals to t naught belongs to the domain of this r के अंदर t naught की वैल्यू रखें और वो लिमिट के बराबर आ जाए। आसान करते हैं इसको थोड़ा सा। यहां पर बेटा आपने पहला काम ये करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टी एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। हमारे पास बेटा हमें पहले फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर। मतलब आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो आर की वैल्यू है साइन स्क्वायर टी आई प्लस 10 टी जे प्लस 1 अपॉन टी के। तो हमने यहां पर टी की जगह पाई बाय 4 रख दिया। तो साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, यह आएगा 10 पाई बाय 4 और यह आएगा 1 अपॉन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 का रिजल्ट आएगा 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर होगा ये। 10 पाई बाय 4 1 होता है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 4 अपॉन पाई के आएगा। आर की वैल्यू निकाल ली हमने एट पाई बाय 4। तो 1 अपॉन 2 आई प्लस जे प्लस 4 अपॉन पाई के। तो बेटा हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई एट पाई बाय 4। अब हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ r at t approaches to pi by 4। तो सिंपल काम यहां पर करना है, लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 4 लिखना है और हमें यहां r फंक्शन लिखना है। r फंक्शन यही है जो सवाल गिवन है, साइन स्क्वायर टी आई प्लस 10 टी जे प्लस 1 अपॉन टी के। क्योंकि x टी की जगह पाई बाय 4 रखने पे अनडिफाइंड आंसर नहीं आएगा, तो हम यहां पर लिमिट अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करने पर साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर आई प्लस 10 पाई बाय 4 जे प्लस 1 अपॉन पाई बाय 4 के। साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 आई 1 जे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 4 अपॉन पाई के। बेटा दोनों आंसर सेम ही आए हैं, लिमिट लगाएं या ये लगाएं, दोनों आंसर सेम आ गए, इसका मतलब है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है बस। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस आर टी लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 4
आर टी, मतलब यहां पर आर में हमने टी की जगह π/4 रखा और ये रखा, ये दोनों आंसर्स इक्वल आ गए और दोनों आंसर्स इस वैल्यू के इक्वल आ गए, तो दोनों इक्वल आ गए, हम कह देंगे कंटीन्यूअस फंक्शन है बस। Therefore RT is continuous at t is equals to π/4। चेक करना है कि ये t अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर कंटीन्यूअस है या नहीं है। अप्रोचेस टू इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि t की मैक्सिमम वैल्यू, इंफिनिटी तब कंसीडर करते हैं जब बड़े से बड़ी वैल्यू की बात आती है। क्या हम कह रहे हैं भाई फॉर एग्जांपल 10,000 है वैल्यू या उससे बड़ी है, तो t की जगह बड़ी से बड़ी वैल्यू रखते हैं, तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा ये पूछा जा रहा है। हम यहां पर लिखेंगे भाई फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r at t टेंड्स टू इंफिनिटी। t जब इंफिनिटी के करीब है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बेटा इंफिनिटी जब भी हम कहीं रखते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि इंफिनिटी हमेशा डिनोमिनेटर में आए, क्योंकि इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आने की वजह से एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 आता है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मैंने देखा कि ऊपर टी क्यूब लिखा है, नीचे 2t³ - 5 लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर पहले काम कर रहा हूं कि इसको सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए यहां मैंने डिवाइड करा दिया 2 को, मल्टीप्लाई करा दिया 2 को, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहा हूं ताकि नीचे वाली सेम वैल्यू ऊपर बन जाए। यहां मेंशन भी कर देते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। बेटा हमें बिल्कुल सेम वैल्यू जो नीचे लिखी हुई है वो ऊपर हम बना लेते हैं, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, ताकि क्योंकि यहाँ मैं डायरेक्ट अगर इन्फिनिटी रखता हूँ t³/2t³ - 5 पे, तो ऊपर इन्फिनिटी का क्यूब आएगा, नीचे 2 इंटू इन्फिनिटी क्यूब आएगा और सॉल्व करने पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है अनडिफाइन होता है। तो बेटा हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड 2 कराया ताकि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है वैसी वैल्यू बिल्कुल ऊपर बन जाए। नीचे -5 लिखा है, ऊपर भी -5 चाहिए। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 5 ऐड सब्ट्रैक्ट कराएंगे। अभी आगे देखते हैं इससे फायदा क्या होगा। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया 5 को, ऐड करा दिया 5 को। अब मैं यहाँ एलसीएम ब्रेक कर सकता हूं। मैंने यहाँ एलसीएम ब्रेक कर दिया, 2t³ - 5 के नीचे 2t³ - 5 आ गया और +5 के नीचे 2t³ - 5 आ गया। हमने कैंसिल कर दिया। अब जो रिजल्ट आया उसमें हम क्या करेंगे, पुटिंग t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो जहां जहां t लिखा है वहां इंफिनिटी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। r इंफिनिटी 2/5 2/t 5 के लिख दिया।
तो यहां लिखा हुआ है 2/t, टी की जगह इन्फिनिटी आ गया बेटा, 1/2, 1 + 5/2 इंटू इन्फिनिटी क्यूब माइनस 5, 1/e की पावर इन्फिनिटी। नहीं, किसी एक वैल्यू को भी कर सकते हैं, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो वापस वही चीज बन जाएगी ना, तो किसी एक वैल्यू को भी कर सकते हैं बेटा। यहाँ लिखा हुआ है 2/∞, एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा ये पूरा। 1/2, 1 + 5 बेटा ये 2 मल्टीप्लाई हुआ इन्फिनिटी से तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में से 5 किया तो इन्फिनिटी आएगा, ये 5/∞ आएगा। यहाँ भी बेटा नीचे लिखा हुआ है e की पावर इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा। तो ये आ गया 1/2, 1 + 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, एनी वैल्यू डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 है। यहाँ भी एनी वैल्यू डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 है, तो r की वैल्यू इन्फिनिटी पर आ गई 1/2j, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने के लिए काम सेम ही करना है। ये लिमिट के साथ r फंक्शन आएगा, मैं इसको आसान कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी पड़े। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये r को हमने सिंप्लीफाई किया है, तो मैं यही वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि ज्यादा स्टेप्स ना करने पड़ जाए। 1/2, 1 + 5/t³ 2t³ - 5 j + 1/e की पावर tk, ये वैल्यू आ गया। इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, दोनों आंसर्स बराबर आ जाएंगे। सेम ही काम करना है, इसे पुट कर दें, दोनों आंसर बराबर आएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। For what value of t following vectors are continuous, t की वैल्यू निकालनी है और बताना है कि कौन सी वैल्यूज पर ये कंटिन्यूअस है और कौन सी पर नहीं है। आसान काम ये करना है कि x कंपोनेंट को अलग फंक्शन कहना है, सॉरी इसको हम कहेंगे ft, जो कि ln t+3 है। दूसरे को हम कहेंगे gt, जो कि 1/t - 1 है, और तीसरे को हम कहेंगे ht फंक्शन, जो कि t+2/t² - 4 है। सिंपल डोमेन वाला काम करना है। हमें यहाँ देखना है कि फंक्शन की वैल्यू किस किस पर अनडिफाइन हो सकती है और किस पर अनडिफाइन नहीं होगी। बेटा जब फंक्शन में ln लगाओ तो ln होने की वजह से अगर आप -3 रखेंगे तो ln 0 आएगा, ln 0 अनडिफाइन होता है, ln -1 अनडिफाइन होता है, ln -2 अनडिफाइन होता है, ln -3 अनडिफाइन होता है। आप ln के साथ 0 से छोटी तमाम वैल्यूज रख लें, रिजल्ट अनडिफाइन आएगा। तो ln वाली वैल्यू का 0 से छोटा रिजल्ट नहीं आता कभी भी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ln के साथ जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 रहेगी, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। बेटा 3 उधर जाएगा, t इज ग्रेटर देन 3 आ गया, एक रिजल्ट आ गया। बेटा यहाँ फंक्शन फ्रैक्शन में, जब भी फ्रैक्शन में होगा तो आपको ये देखना है कि रिजल्ट अनडिफाइंड किस पर आएगा। बेटा अगर नीचे 0 आ जाए तो रिजल्ट अनडिफाइंड होगा, तो जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में होगी तो डिनोमिनेटर को ≠ 0 रखेंगे। तो बेटा 1 उधर जाए
टी नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा। टी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। यहां भी फंक्शन फ्रैक्शन में, तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे, तो टी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4 होगा। दोनों साइड्स पे रूट लगा दिया, तो टी की वैल्यू नॉट इक्वल टू +-2 आएगी। अब बेटा ये सारे टी की वैल्यूज आ गई हैं, इनको मिलाकर बस लिखना है। लिखेंगे टी सच दैट, जो पहली वैल्यू है वो लिखेंगे, जो भी पहली वैल्यू है। तो पहली वैल्यू आपके पास है टी इज ग्रेटर देन -3 कॉमा, जो दूसरी वैल्यू है वो लिखेंगे कि टी नॉट इक्वल्स टू -2 नॉट इक्वल्स टू 1, एंड तीसरी वैल्यू लिखेंगे, तीसरी वैल्यू है टी इज नॉट इक्वल्स टू +-2। आगे लिखेंगे कॉमा, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। टी की वैल्यू रियल नंबर्स होंगी, तमाम रियल नंबर्स होंगे इनके अलावा, +-2 के अलावा, 1 के अलावा, और टी की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, तभी ये कंटिन्यूस होगा, वरना नहीं होगा। अगले पार्ट में भी यही करना बेटा। जो पहली वैल्यू है वो एफ टी है, 1/3t + 1। दूसरी वैल्यू जी टी है, 1/t। सवाल फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू को नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे, 3t + 1 उधर चला जाएगा, माइनस का 1 आ गया, t इज नॉट इक्वल टू 1/3 -1। यहां भी फ्रैक्शन में नीचे t लिखा है, t इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, t is such that t not equals to -1/3 and t is not equals to 0, t belongs to real numbers।